तो मेरे सभी महारथियों का स्वागत है फिर से एक बार वेदांत महाराष्ट्र 11-12 पे और हमारी विजय सीरीज में। तो विजय सीरीज में आज हम पढ़ने वाले एक नया चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। राइट, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर। ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। अगर आप थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ोगे ना तो बहुत फायदा होने वाला है, बहुत मजेदार कंसेप्ट इसके अंदर है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए, तो विजय सीरीज में आज का चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, आप सोच नहीं पाओगे, मतलब इतनी ज्यादा खास चीजें इसके अंदर है। देखो फिजिक्स अगर आप मन से पढ़ोगे ना, एकदम दिल से पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा फिजिक्स। अगर आप लोग बोलोगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़ोगे तो देखो आपको तकलीफ भी होने वाली है और फिर आपको फिजिक्स में मजा नहीं आएगा, आपको लगेगा अरे यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। राइट, तो ये है आपका चैप्टर जो कि बहुत ही मजेदार चैप्टर है। चलिए, तो उससे पहले देखो बेटा, ये जो है ये तत्व बुक सीरीज है अपने, तो मुझे लगता है कि ये सीईटी के लिए सबसे बेस्ट बुक है, क्योंकि इसके अंदर अगर आप प्रिपरेशन करते हो ना तो ये जो प्रिपरेशन है ये सीईटी लेवल का तो हो ही जाएगा, लेकिन इसमें सिंपल, मीडियम, डिफिकल्ट ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो वो जो क्वेश्चन है बेटा, वो क्वेश्चन करने से मतलब आपका जेडब्ल्यू मेंस का लेवल भी हो जाएगा तैयार। ओके, चलिए ये हो गया। उसके बाद में देख सकते हो बेटा कि यहाँ पर न्यू बैच है, शौर्य बैच है आपके पास में। जो न्यू बैच है वो 11th वालों के लिए, शौर्य बैच जो है थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। मतलब ऐसा हम आपको टच करवा देंगे, फील करवा देंगे वहां पे कि आपको 11th में ही थोड़ा 12th बोर्ड का सीईटी का एक आपको फीलिंग, आपका प्रिपरेशन हम करवा देंगे उसके अंदर। तो अगर आप 1 ईयर का प्लान लेना चाहते हो तो ये अपना 1 ईयर का प्लान है। अगर आप 2 ईयर का प्लान लेना चाहते हो तो अपना ये 2 ईयर का प्लान है। चलिए आगे बढ़ते बेटा। उसके बाद देखो मोरिया बैच यहाँ पर है, तो मोरिया बैच जो है 12th वालों के लिए, स्पेशल 12th वालों के लिए, इसके अंदर सीईटी और बोर्ड का प्रिपरेशन हम करवाते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते बेटा। उसके बाद में देखो आईवी सेट के एग्जाम, कोई भी अगर आप कोर्स लेना चाहते हो वेदांतु का तो आईवी सेट की एग्जाम आपको पहले देनी पड़ेगी। इस एग्जाम में फायदा क्या है, ये एग्जाम अगर आप देते हो तो अगर आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो आपको 90% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है किसी भी कोर्स के प्राइस में। ओके, मतलब मान लीजिए 6000 का कोर्स है तो आपको उसमें 90% फीस आपकी माफ हो जाएगी, आपको सिर्फ उसमें 600 रुपए देने पड़ेंगे। मतलब एकदम सिंपल एकदम सॉर्टेड है। इवन जो हमारे ऑफलाइन सेंटर्स है, तो ऑफलाइन सेंटर में भी आप ऐसा ही कर सकते हो। हमारे ऑफलाइन सेंटर कहाँ पर है, तो हमारे जो ऑफलाइन सेंटर्स है बेटा वो है महाराष्ट्र में, पुणे में, पीसीएमसी में, स्वारगेट में, औंध में, सिंहगढ़ में, और विदर्भ में अगर देखा जाए तो अमरावती, बुल्ढाना, नागपुर, जळगाव यहाँ पर है, और फिर अहिल्यानगर। तो यहाँ पर अपने सेंटर्स है। रेडी, यहाँ पे अपने सेंटर्स है। और फिर आप देख सकते हैं बेटा कि ऑफलाइन सेंटर की फीस ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी हमने वहां पर आईवी सेट की तरह ही एग्जाम तैयार की है। वहां पर जाकर के आप एग्जाम दे दो, आपको 90% तक स्कॉलरशिप उसके अंदर मिल सकती है भाई। मतलब ऑफलाइन के फीस में भी आपको 90% स्कॉलरशिप मिल सकती है, लेकिन आपको वहां पर जाने को, मतलब सेंटर पर जाकर आपको टेस्ट देनी पड़ेगी। ओके, अगर आपको टेस्ट में अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो बहुत बहुत फायदा आपका होने वाला है। चलिए अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। भैया इलेक्ट्रिक करंट नाम की चीज होती क्या है ना। इलेक्ट्रिसिटी इज अ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक चार्ज अगर कंडक्टर के अंदर से मूव हो रहा है ना, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज कंडक्टर के अंदर से मूव हो रहा है तो वो बनाता है आपका इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी बनाता है आपके लिए वो, है ना। देखो होता क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप की होती है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो इसके अंदर दो चीजें होती है। देखो अगर मैं क्या पढ़ रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, अगर मैं पढ़ रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी तो इसमें दो चीजें होती है अपने पास में। एक होता है अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक होता है अपना, है ना, देखो इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक होता है अपना स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और एक होता है अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक होता है अपना स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक होता है अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसी दो चीजें होती है इलेक्ट्रिसिटी में। ओके, तो यहां पर अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तो हमें मिलेगी करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो यहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस कंडक्टर के अंदर से मूव हो रहे हैं तो वो आपको देने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको देने वाले। राइट, उसके बाद हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज नाम की चीज क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है ना। देखो जैसा कोई भी अगर मैटर की बात करता हो तो उसके अंदर क्या होता है, हम बोलते हैं मास, है ना। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस दैट वी कॉल मैटर। तो हमारे पास में मैटर अगर है, हमारे पास में क्या है, मैटर है, तो वो मैटर में क्या होता है, मास होता है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको वॉल्यूम है, उसको मास है, तो इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो गई। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज ये भी मटेरियल की फंडामेंटल प्रॉपर्टी ही होती है। उसके अंदर होता है पॉजिटिव चार्ज, उसके अंदर होता है नेगेटिव चार्ज। उसके बाद देखो यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है ना। अगर चार्ज को अगर मुझे मेजर करना है तो मुझे उसको कूलम में मेजर करना पड़ेगा। ओके, कूलम में उसको मेजर करना पड़ेगा। उसके बाद देखो फंडामेंटल
चार्ज, है ना। देखो फंडामेंटल चार्ज, देखो मैंने क्या बोला कि अगर भारत में अगर कोई भी हम व्यवहार कर रहे हैं, भारत में अगर हम कोई भी लेन देन कर रहे हैं, तो लेन देन करने में हमें पैसों की जरूरत होती है। तो सबसे छोटा जो हमारे जो करेंसी है उसमें सबसे छोटा जो यूनिट है दैट इज 1 रुपी। तो 1 रुपया जो होता है दैट 1 रुपी इज द फंडामेंटल यूनिट। ओके, उसके साथ में ही लेन देन होने वाली, मतलब अगर मैं किसी को पैसे दे रहा हूँ या फिर मैं किसी से पैसे ले रहा हूँ, तो उसमें होता क्या है कि यूनिट्स की बात होती है। वहां पर किसकी बात हो रही है? यूनिट्स की बात हो रही है ना। मतलब मुझे कितने यूनिट्स देने पड़ेंगे, अगर मुझे किसी को 10 रुपए देने हैं तो मुझे 1 रुपया 10 बार जमा करना पड़ेगा और उसको देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से अगर किसी को चार्ज देना है या फिर चार्ज लेना है तो हमें चार्ज की जरूरत होती है। हमें किसकी जरूरत होती है? चार्ज की जरूरत होती है ना। मतलब फंडामेंटल चार्ज कौन सा है, मतलब करेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के लेन देन की करेंसी क्या है? दैट करेंसी इज, है ना, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इट इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। इट इज अ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है बेटा? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो सब कुछ सही चल रहा है भाई, मस्त चल रहा है। अब देखो यहाँ पे अभी हम बात करते हैं कंडक्टर्स की बात करते हैं। क्या होते हैं कंडक्टर्स? है ना, मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो इजीली, है ना। कंडक्टर मतलब जो अपने अंदर से करंट को फ्लो होने देते हैं, दैट वी कॉल्ड कंडक्टर्स, है ना। अब इसमें एग्जांपल हो सकता है कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, आयरन। ये सारे क्या है अपने? ये सारे हैं अपने कंडक्टर्स दैट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, है ना, दैट अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, दैट वी कॉल्ड कंडक्टर्स, है ना। चलो ऐसी बात। बाद में देखो अभी यहाँ पर क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इलेक्ट्रिक करंट नाम की चीज क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट ये क्या होता है ना। देखो इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, है ना। अब ये क्रॉस सेक्शन नाम की चीज क्या होती है? क्रॉस सेक्शन, है ना। आप बोलोगे सर क्रॉस सेक्शन नाम की चीज क्या होती है? तो ये वायर है, तो ये मान लीजिए वायर है और इस वायर को मैं कट करता हूं यहाँ पे, है ना। ये वायर, इसको मैं कट करता हूँ यहाँ पे, इस वायर को मैं यहाँ पर कट करता हूँ। अब यहाँ पर कट करने के बाद में ऐसी बात होती है कि ये देखो इस प्रकार से वायर है, ये कंडक्टर है। समझ में आ रहा है? ये वायर है इस प्रकार से और इसको हमने कट किया, तो यहाँ पर मुझे एक एरिया दिख रहा है, यहाँ पर मुझे छोटा सा एरिया दिख रहा है। तो ये जो है इसको हम क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, है ना। ये जो एरिया इसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन। इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। अब इनका कहना क्या है कि कितना इलेक्ट्रिक चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन के अंदर से फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, है ना, कितना पर यूनिट टाइम। मतलब देखो, है ना, रेट ऑफ फ्लो, है ना, रेट की बात हो रही है, मतलब कि टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसकी बात हो रही है। तो हमने बोला यहां पर कि ये जो वायर है इसका ये जो क्रॉस सेक्शन है, तो पर यूनिट टाइम मतलब 1 सेकंड में इसके अंदर से कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, 1 सेकंड के अंदर से कितने चार्जेस यहां पर फ्लो हो रहे हैं, क्यों फ्लो हो रहे हैं, है ना। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? तो देखो 1 सेकंड में कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, है ना, 1 सेकंड में कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, दैट वी कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, दैट वी कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, है ना, दैट वी कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आई, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। चलो ऐसा हो गया। उसके बाद में देखो मतलब इसको मैथमेटिकली हम अगर रिप्रेजेंट करें तो होता है कि चार्ज कितना है और टाइम कितना है ना। ओके, समझ, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पर मैंने 1 सेकंड के अंदर चार्ज कितना फ्लो हो रहा है ये बताया। वैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 1 सेकंड के अंदर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। बाकी विषय ऐसा है कि यहाँ पर हम कर रहे हैं कि टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, मतलब हमें मिलेगा कि पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। चलिए इतना क्लियर हो गया। आई का मतलब होता है करंट, क्यू का मतलब होता है चार्ज, टी का मतलब होता है टाइम। अब देखो एसआई यूनिट्स की मैं बात करता हूँ। एसआई यूनिट मतलब करंट का जो एसआई यूनिट है दैट इज एम्पियर। एम्पियर होता है करंट का एसआई यूनिट। ओके, बाद में देखो 1 एम्पियर मतलब क्या, कि अगर 1 कूलम चार्ज, अगर मैं बोलूं कि 1 एम्पियर मतलब क्या होता है, 1 एम्पियर मतलब 1 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड। अगर 1 सेकंड में 1 कूलम अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसको बोला जाएगा 1 एम्पियर, उसको बोला जाएगा 1 एम्पियर, उसको बोला जाएगा 1 एम्पियर। उसके बाद में टाइप्स ऑफ करंट है। करंट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट करंट, एक होता है अपना अल्टरनेट करंट। आपने 10th बोर्ड के सिलेबस में पढ़ा होगा कि होता है अपने पास इलेक्ट्रिक जनरेटर की हमारे पास बात हो रही थी। एक होता है अपने पास इलेक्ट्रिक जनरेटर और एक होता है अपने पास मतलब एक होता है अल्टरनेट करंट जनरेटर होता है और एक डीसी करंट जनरेटर होता है। ऐसी 2 चीजें अपने पास में होती है ना। तो ये होता है डायरेक्ट करंट, होता है अपना अल्टरनेट करंट। ऐसी 2 चीजें होती है। अब जो अल्टरनेट करंट अपने घर में जो करंट आता है दैट इज अल्टरनेट करंट। अपने घर में जो करंट आ रहा है दैट इज अल्टरनेट करंट, मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज होती है, मतलब 1 सेकंड में 50 बार वो अपने डायरेक्शन को बदलता है।
1 सेकंड में 50 बार अपनी डायरेक्शन को बदलता है, दैट वुड कॉल्ड अल्टरनेट करंट। और डीसी करंट ऐसी चीज होती है जो एक ही लाइन में फ्लो होता रहता है, वो कभी अपनी डायरेक्शन नहीं बदलता, दैट इज आपका डीसी करंट। ओके, देखो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाम की चीज क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली इनसाइड अ कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन जो रैंडमली मूव हो रहे होते हैं, है ना। व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड दे एक्वायर स्मॉल एवरेज वेलोसिटी कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। मतलब जिस वेलोसिटी के साथ में इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर फ्लो हो रहा है, दैट वेलोसिटी वी कॉल ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला है कि कितना करंट है, उसके बाद में ओके, उसके बाद नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में एरिया ऑफ कंडक्टर मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और चार्ज, एरिया है ना, यहाँ पर चार्ज होता है। ओके, तो V इज इक्वल टू I, है ना। ओके, समझ में आ रहा है? V इज इक्वल टू I अपॉन NaE, ऐसी बात होती है ना। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो इन अपोजिट टू द कन्वेंशनल करंट, है ना। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, मतलब देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है जो कन्वेंशनल डायरेक्शन के अपोजिट होता है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल। देखो देखो होता क्या है ना। करंट हमने सुना है, ये बचपन से सुना है भाई कि ये देखो, ये अगर बैटरी है और ये अगर वायर्स है, ये अगर बैटरी है, ये अगर वायर्स है ना, ये अपना पॉजिटिव चार्ज है, ये अपना नेगेटिव चार्ज है, और फिर यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, इस प्रकार से करंट फ्लो हो रहा है, इस प्रकार से करंट फ्लो हो रहा है, इस प्रकार से करंट फ्लो हो रहा है। ये बैटरी है, ये अपने चार्ज, इस प्रकार से करंट फ्लो हो रहा है, राइट, इस प्रकार से करंट फ्लो हो रहा है। तो बेटा बात ऐसी है इस प्रकार से करंट अगर फ्लो हो रहा है तो विषय ऐसा है कि ये करंट की डायरेक्शन है, मतलब पॉजिटिव चार्ज से, मतलब बैटरी का पॉजिटिव चार्ज, मतलब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये जो डायरेक्शन है, तो ये बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, है ना, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। लेकिन अगर देखा जाए तो बैटरी का ये जो नेगेटिव टर्मिनल है वहां पर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है ना। बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, मतलब वहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो चुके हैं, और यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो वो नेगेटिव से निकलता है, पॉजिटिव की तरफ जाता है। लेकिन जो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट है दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस प्रकार से ये काम करता है ना, ये होता है आपका। तो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट से डिफरेंट होता है, अलग होता है, ठीक है, ऐसी बात होती है। अब देखो अभी हम बात करते हैं करंट डेंसिटी की, है ना। करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना, कितना करंट फ्लो हो रहा है पर यूनिट क्रॉस सेक्शन। अगर मैं करंट, है ना, देखो हमारे पास में क्या था, करंट, मैंने आपको बोला था करंट है, और एरिया क्रॉस सेक्शन, वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन की मैं बात कर रहा हूं कि मतलब देखो ये अपना वायर है, इसको मैंने यहां पर कट किया, तो ये देखो ये जो है दैट इज एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। ओके, अगर मैं करंट को एरिया से डिवाइड करता हूं, अगर मैं करंट को एरिया से डिवाइड करता हूं तो दैट विल बिकम द करंट डेंसिटी, दैट विल बिकम द करंट डेंसिटी। वो क्या बनेगा? करंट डेंसिटी बनने वाला है, वो करंट डेंसिटी बनने वाला है। ओके, ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है? जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। तो यहाँ पर जे की वैल्यू क्या है? जे की वैल्यू क्या है भाई? जे मतलब क्या हो रहा है ना, जे का मतलब क्या होता है? आई अपॉन ए। तो ये हमने पिछला वाला जो फॉर्मूला है उसको यहां से पे यूज किया है ना। देखो, है ना, आई की वैल्यू क्या है? आई, है ना, वी इज इक्वल टू आई अपॉन एन ए ई, है ना, ऐसा था। तो आई की वैल्यू क्या बन चुकी थी अपनी? तो अपनी आई की वैल्यू क्या बन चुकी थी? तो अपनी आई की वैल्यू क्या बन चुकी है? आई की वैल्यू है कि वी डी एन ए ई, है ना, वी डी, है ना, मतलब देखो ऐसा, क्योंकि ये वी डी है और ये एन है, समझ रहे हो तुम? मतलब ये आई की वैल्यू यहाँ पर क्या बन रही है? यहाँ पर आई की वैल्यू क्या बन रही है? यहाँ पर आई की वैल्यू बन रही है वी डी एन ए इंटू ई। तो ये बनती है अपनी आई की वैल्यू, ये बनती है अपनी आई की वैल्यू। क्लियर है बात? ये बनती है अपनी आई की वैल्यू। अब ये जो आई की वैल्यू है मैं इसको यूज कर रहा हूँ कहाँ पर? यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर आई की वैल्यू मैंने ये क्या यूज की है ना, एन, मतलब वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फिर एन ए एंड ई, है ना। तो इसको डिवाइड बाय मैंने ए किया, तो ए कैंसिल हो गया दोनों तरफ से।
अगर ए दोनों तरफ से कैंसिल हो गया तो मुझे बचा क्या मेरे पास में, मेरे पास में बचा कि वी डी एन और यहां पर ओके इस प्रकार से। तो जे की वैल्यू एन ई वी डी बन चुकी है, इस प्रकार से काम कर रहा है। ओके मतलब ये आपकी होगी करंट डेंसिटी, करंट को एरिया से डिवाइड करो काम हो गया। बाद में देखो ऐसा यूनिट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है करंट डेंसिटी का मतलब होता है, आई का मतलब होता है एम्पियर और एरिया का मतलब होता है मीटर का स्क्वायर। तो एम्पियर और मीटर का स्क्वायर ये बनने वाला है। अब देखो ये जो करंट डेंसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ओके और डायरेक्शन सेम एज अ कन्वेंशनल करंट। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन के बराबर की होती है करंट डेंसिटी की डायरेक्शन। ओके क्लियर है बात, क्लियर है बातें क्लियर हो गई जी सब लोग, एक बार देख लो। चलो सब कुछ वीडियो वगैरह सब कुछ सही चल रहा है अपना, बहुत बढ़िया चल रहा है अपना वीडियो। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते बेटा, आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो ओहम्स लॉ की बात करते हैं। तो ओहम्स लॉ क्या कहता है? ओहम्स लॉ सिंपल सी बात है कि मतलब जो वोल्टेज है वो करंट के मतलब देखो जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ाओगे उतना ज्यादा करंट बढ़ने वाला है। यही ओहम्स का लॉ है ना। करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, है ना। तो उसको बोला जाता है V प्रोपोर्शनल टू I। और यहाँ पर जो V है यहाँ पर हम कांस्टेंट लेते हैं, दैट कांस्टेंट बिकम्स R, तो V इज इक्वल टू I इंटू R ये बन चुका है। तो V बन गया वोल्टेज, I बन गया करंट और R बन गया रेजिस्टेंस। ऐसी बात यहाँ पर हो रही है। ओहमिक कंडक्टर की हम बात करते हैं। ओहमिक कंडक्टर कौन कौन से, मतलब जो ओहम्स लॉ को फॉलो करते हैं। अब ओहम्स लॉ को फॉलो करना मतलब क्या होता है कि आपने वोल्टेज बढ़ाया करंट बढ़ा, वोल्टेज बढ़ाया करंट बढ़ा। कुछ ऐसे भी कंडक्टर्स होते हैं मतलब जो वोल्टेज बढ़ाया लेकिन करंट उसका बढ़ ही नहीं रहा, तो ऐसे भी कुछ कंडक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर हम ओहमिक कंडक्टर्स लेते हैं, कॉपर, निक्रोम, एल्यूमिनियम, ये सारे हैं आपके ओहमिक कंडक्टर्स। ये क्या आपके ओहमिक कंडक्टर्स हैं, मतलब ये फॉलो करते हैं, ये ओहम्स के लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, ओहम्स के लॉ को ये फॉलो करते हैं। चलो इतनी बातें क्लियर हो गई। अभी हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे होते है ना। ओके समझ में आ रहा है? अभी हम किसकी बात कर रहे होते? अभी हम रेजिस्टेंस की यहाँ पर बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ओके रेजिस्टेंस है ना। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर बाय कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट, है ना। रेजिस्टेंस क्या होता है कि करंट के, है ना, जो फ्लो ऑफ करंट है उसको जो अपोजिशन मिल रहा है ना, कंडक्टर के तरफ से, दैट वी कॉल्ड रेजिस्टेंस, है ना। मतलब करंट अगर फ्लो रहा है कंडक्टर के अंदर से, अगर करंट कंडक्टर के अंदर से फ्लो हो रहा है तो वहां पे थोड़ा सा रुकावट तैयार हो जाती है ना। तो वो जो रुकावट है उसको ही रेजिस्टेंस हम बोलते हैं, राइट। अब ये होता क्यों है, इसका होता क्यों है, अगर मैं थोड़ा सा डायग्राम निकालने की कोशिश करूं, मतलब डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो देखो ये कंडक्टर है ना, ये मान लीजिए कंडक्टर है इस प्रकार से। कंडक्टर, इसको हम जूम करेंगे तो ये कंडक्टर हमें ऐसा दिखेगा, है ना। ये कंडक्टर हमें ऐसा दिखेगा, इस प्रकार से ये दिखने वाला है कंडक्टर अपने को। अब ये कंडक्टर अपने को ऐसा दिखा है, ओके, ये अपने कंडक्टर ऐसा दिख रहा है। अब बात ऐसी है कि ये जो मेटल होता है ना, मेटल के जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं इजीली। मतलब अगर हर मेटल के एटम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, हर मेटल के एटम ने अगर इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, हर मेटल के एटम ने अगर इलेक्ट्रॉन को लूज किया है ना, हर मेटल के एटम ने अगर इलेक्ट्रॉन को लूज किया है तो ये देखो, ये हर मेटल का एटम इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद में कैटायन बनने वाला है और फिर वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहे हैं और ये बन चुका है अपना पॉजिटिव चार्ज सेंटर में। अब जब भी ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा होता है, तो ये कैटायन जो उसको अट्रैक्ट करते हैं, जब भी ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होते हैं तो ये जो कैटायन उसको अट्रैक्ट करते हैं और अट्रैक्ट करने से उसके फ्लो में बाधा बन जाता है ना। तो इसी के कारण इलेक्ट्रॉन के फ्लो को एक रुकावट फील करनी पड़ती है, इसी के कारण इलेक्ट्रॉन के फ्लो को यहाँ पर एक रुकावट फील करनी पड़ती है, तो इसी के कारण रेजिस्टेंस तैयार हो जाता है। एक दूसरा कंसेप्ट ऐसा भी है कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होते हैं बहुत ज्यादा स्पीड के साथ में, तो वो कोलाइड होते हैं एक दूसरे के साथ में। अगर वो कोलाइड हो रहे हैं तो दैट आल्सो बिकम द रीजन फॉर रेजिस्टेंस और अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, है ना। ऐसा भी होता है। तो ये दो चीजें होती है यहाँ पे, तो ऐसी दो चीजें यहाँ पर होती है। ओके तो ये होता है आपका रेजिस्टेंस। तो ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। तो वो फॉर्मूला बनेगा R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? R इज इक्वल टू V अपॉन I। ओके तो ये ऐसा है ओहम का हो गया। अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस को कौन कौन सी चीजें, मतलब रेजिस्टेंस बनता किससे? देखो होता क्या है कि अगर कंडक्टर की लेंथ बहुत ज्यादा है, तो अगर
कंडक्टर की लेंथ बहुत ज़्यादा है, अगर कंडक्टर की लेंथ बहुत ज़्यादा है तो उस केस में ज़्यादा रेजिस्टेंस हमें फेस करना पड़ेगा। अगर जो एरिया है ना, अगर एरिया मतलब कंडक्टर का जो एरिया है अगर वो एरिया बड़ा है तो भाई उस केस में भी कंडक्टर का जो एरिया है अगर वो एरिया बड़ा है तो उस केस में भी उस केस में क्या होता है, करंट को फ्लो में आसानी जाती है। मान लो कि मैं मतलब मेरे साथ में 100 लोग हैं, वो जा रहे हैं और ये है क्रॉस सेक्शन, है ना, ये है वायर का क्रॉस सेक्शन, ये है वायर का क्रॉस सेक्शन, समझ में आ रहा है, ये अपना वायर है, ये वायर का क्रॉस सेक्शन है। अगर ये क्रॉस सेक्शन बड़ा है तो करंट आसानी से फ्लो होता है, अगर ये वायर छोटा है तो करंट इतना आसानी से फ्लो नहीं होता है ना। देखो ये देखो, है ना, अगर ये वायर बड़ा है मतलब एरिया क्रॉस सेक्शन बड़ा है तो वहां पे करंट इजीली चार्जेस फ्लो होते हैं। अगर वायर छोटा है तो जो चार्जेस है उनको फ्लो होने में दिक्कत आती है, मतलब एरिया क्रॉस सेक्शन अगर बड़ा है तो रेजिस्टेंस कम होने वाला है। लेकिन लेंथ का ऐसा होता है, लेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना बड़ा क्रॉस सेक्शन का एरिया उतना कम रेजिस्टेंस। उसके बाद मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है और फिर टेम्परेचर, तापमान के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब कैसा होता है कि अगर मैं तापमान को बढ़ा देता हूँ, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा देता हूँ तो जो वायर है, तो वायर में होता क्या है, अगर मैं तापमान को बढ़ा देता हूँ तो वायर्स के अंदर की जो एटम्स है, जो कटायंस है, तो वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। अगर वो खुद वाइब्रेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो को और भी दिक्कत होने वाली। देखो होता कैसे कि सारे नीचे सारे कटायन पड़े हुए हैं और उसके सराउंडिंग में सारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जब घूम रहे होते हैं तो ये कटायन उसको अट्रैक्ट करता है, जो कटायन है उसको अट्रैक्ट करता है, समझ में आ रहा है, जो कटायन है उसको अट्रैक्ट कर रहा होता है, कटायन उसको अट्रैक्ट कर रहा होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो उसके फ्लो में बाधा बन जाता है। अब हमने क्या किया, वायर को गर्म किया, तो वायर को गर्म करने से बाद में जो एटम्स है वो वाइब्रेट हो रहे हैं, एटम्स क्या हो रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं, क्योंकि आपने तापमान बढ़ा दिया। अगर वो वाइब्रेट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में और वो दिक्कत तैयार करने वाले, इलेक्ट्रॉन के फ्लो में वो और भी दिक्कत तैयार करने वाले। क्लियर है बात। तो यहां पर देखो जो रेजिस्टेंस है ना, मतलब ये प्रोपोर्शनल है किसको, लेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये एरिया क्रॉस सेक्शन को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ऐसा होता है। तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, दैट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट R इज इक्वल टू रो, और यहाँ पर आएगा L अपॉन ए, ऐसा यहाँ पर आने वाला है, ये R, ये यहाँ पर R आने वाला है, ये R का फॉर्मूला है। रो मतलब क्या, मतलब रेजिस्टिविटी बोला जाता है, इसको रेजिस्टिविटी बोला जाता है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसको रेजिस्टिविटी बोला जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, रेजिस्टिविटी मतलब यही, ये जो रो की बात की ना मैंने, तो ये रेजिस्टिविटी बन जाता है। अब आप बोलोगे सर रेजिस्टिविटी मतलब क्या होता है, रेजिस्टिविटी मतलब क्या है, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब मैं क्या बोलता हूँ, मेरे पास इतना बड़ा कंडक्टर है ना, लेकिन मुझे इतने बड़े कंडक्टर का मुझे रेजिस्टेंस निकालना नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ उसका छोटा सा यूनिट ले लो, आप इस वायर का आप छोटा सा यूनिट ले लो, और ये छोटा सा यूनिट लेकर, इस वायर का अगर आपने छोटा सा यूनिट लिया है तो उस छोटे से यूनिट का क्या है ना, जो छोटा सा यूनिट हमने यहाँ पर लिया है, ये छोटे से यूनिट का, यहाँ पर हमने छोटा सा जो यूनिट लिया है, इस छोटे से यूनिट का रेजिस्टेंस कितना है ये मुझे निकालना है, ये छोटे से यूनिट का रेजिस्टेंस क्या है ये मुझे निकालना है ना। तो ये जो छोटा सा यूनिट है इसकी लेंथ कितनी है, यूनिट लेंथ है, और जो एरिया क्रॉस सेक्शन है ये भी यूनिट है, मतलब जो लेंथ है दैट इज 1 सेंटीमीटर एंड जो एरिया क्रॉस सेक्शन है दैट इज 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये अगर बन रहा है तो उस केस में ये जो रेजिस्टेंस है ना, तो वो ये जो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, उसको बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी, है ना। मतलब किसी वायर के छोटे से यूनिट का रेजिस्टेंस, किसी वायर के छोटे से यूनिट का एरिया क्रॉस सेक्शन, दैट बिकम्स द रेजिस्टिविटी, दैट बिकम्स द रेजिस्टिविटी। क्लियर हो गई बात है, दैट बिकम्स द रेजिस्टिविटी। ओके चलो, अब देखो यहाँ पे गुड कंडक्टर है ना, देखो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओहम। जो रेजिस्टेंस का यूनिट है वही, मतलब देखो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओहम होता है। तो हम तैयार करेंगे अभी इसका, हम यूनिट तैयार करेंगे, मतलब रेजिस्टिविटी का हम यूनिट तैयार करने वाले। कैसे तैयार करेंगे, देखो जरा कैसे तैयार करेंगे कि R इज इक्वल टू, मैंने लिया रो, यहाँ पर लेता हूं मैं L अपॉन ए। तो बेटा बात ऐसी है, L अपॉन ए, तो विषय ऐसा है कि मैं अभी क्या करता हूं, मैं रो की वैल्यू निकालता हूं, है ना, रो। तो मतलब रो इज इक्वल टू आएगा RA अपॉन L। तो R जो है वो ओहम में लिखा जाता है, एरिया जो है मीटर का स्क्वायर होता है, लेंथ होता है मीटर में, तो यहाँ पर आएगा ओहम और यहाँ पर आएगा मीटर। ऐसी दो बातें यहाँ पर होने वाली,
ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो गुड कंडक्टर जो होता है वो सिल्वर है और ये कॉपर, ये जो है गुड कंडक्टर्स है। उसको ना पुअर कंडक्टर्स जो कौन से है, निक्रोम कार्बन, ये क्या है, पुअर कंडक्टर्स है। ओके, मतलब ये इजीली करंट को फ्लो होने नहीं देते अपने अंदर से, इजीली अपने अंदर से वो करंट को फ्लो नहीं होने देते। चलिए, इतना क्लियर हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं, क्या होता है कंडक्टिविटी एंड टेम्परेचर इफेक्ट, है ना। कंडक्टिविटी क्या होती है, जैसे आपने रेजिस्टिविटी देखा तो उसके साथ में अभी कंडक्टिविटी भी आने वाली, अभी हम कंडक्टिविटी भी देखेंगे, है ना। सब कुछ सही चल रहा है, चलो भाई सब कुछ सही चल रहा है। तो कंडक्टिविटी नाम की चीज क्या होती है और उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है ना। तो कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। जो हमने रेजिस्टिविटी निकाली ना, हमने यहाँ पर रेजिस्टिविटी निकाली थी, है ना। क्या थी अपनी रेजिस्टिविटी, तो R इज इक्वल टू हमारे पास में था रो L अपॉन ए, तो ये अपना था रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी का हमने निकाला था रेजिस्टिविटी A इंटू आर अपॉन एल, है ना। तो जो R है दैट इज ओहम, A जो है मीटर का स्क्वायर है, L जो है वो मीटर है, ऐसी बातें होती है। तो यहाँ पर आएगा ओहम मीटर, है ना, ये हमने यूनिट वगैरह निकाला था। तो ये है आपकी रेजिस्टिविटी। तो जो कंडक्टिविटी है तो इसके वो अपोजिट होती है, इसके रेसिप्रोकल में होती है। मतलब यहाँ पर हमने बोला सिग्मा, सिग्मा इज द कंडक्टिविटी, तो मैंने बोला 1/ρ, मैंने बोला 1/ρ, मैंने बोला 1/ρ, तो सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। क्लियर है बात है। तो जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी रहने वाली है, जितनी ज्यादा रहेगी रेजिस्टिविटी उतना कम रहेगा कंडक्टिविटी, समझ में आ रहा है। और वाइस वर्सा, तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ है, तो अभी हमने ज्यादा बोला था ना, अभी हम कम कर देंगे। अगर रेजिस्टिविटी कम है तो सिग्मा बढ़ जाएगा, अगर रेजिस्टिविटी कम हो चुकी है तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर रेजिस्टिविटी कम है तो कंडक्टिविटी बढ़ने वाली है, अगर रेजिस्टिविटी कम है तो कंडक्टिविटी बढ़ने वाली है। रेजिस्टिविटी अगर कम है तो कंडक्टिविटी बढ़ने वाली है, कंडक्टिविटी बढ़ने वाली है, ठीक है। चलो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर, है ना, तापमान क्या फर्क पड़ता है कि अगर फॉर मेटल्स, ओके, मेटल्स की अगर बात करें, अगर तापमान बढ़ा है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है ना, आपको मैंने बोला ना। ओके, देखो कैसा होता है विषय, विषय कैसा होता है, देखो जरा विषय कैसा होता है कि ये देखो, मैंने आपको बोला था ना कि ये वायर है अपना, है ना, ये अपना वायर है ना, ये अपना कंडक्टर है, ये अपना कंडक्टर है। और फिर यहाँ पर बहुत सारे आइटम्स है ना, यहाँ पर बहुत सारे आइटम्स है, मतलब ये सारे बहुत सारे आइटम्स है, ये बहुत सारे आइटम्स है, बहुत सारे आइटम्स है ना, बहुत सारे आइटम। मतलब होता क्या है, मेटल का जो, देखो सिंपल सी बात है, जो मेटल का एटम है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। जो मेटल का एटम होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, लूज कर देता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो कटायन बन जाता है। एटम, मेटल का एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और इलेक्ट्रॉन को लूज करके वो कटायन बन जाता है। क्या बन जाता है, वो कटायन बन जाता है ना, कटायन बन जाता है। तो देखो यहाँ पे इस प्रकार से ये अपने बन गए इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से ये बन गए अपने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बन चुके हैं, है ना, ये अपने बन चुके हैं इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ये अपने बन चुके हैं इलेक्ट्रॉन्स, ऐसी बात हो चुकी है, ये बन चुके हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब ये जो इलेक्ट्रॉन से फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन से अपने फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, अपने फ्लो हो रहे हैं। तो होता ये है भाई कि अगर मैं इसको, एक तो ये है कि मतलब कटायन सारे नीचे, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए सारे कटायन नीचे बिछे हुए हैं और इलेक्ट्रॉन ऊपर से जा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन और कटायन के बीच में अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन होगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है उसके अंदर दिक्कत आने वाली है, और उस, है ना, उसके फ्लो में दिक्कत आने वाली है। तो दूसरा कंसेप्ट ऐसा है, दूसरा कंसेप्ट ऐसा है इसके अंदर कि मान लीजिए हमने क्या किया, हमने इसको गर्म कर दिया, इसका तापमान हमने बढ़ा दिया, इसका जो टेम्परेचर है, तो उसका जो टेम्परेचर है, तो मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया है, इसका मैंने तापमान बढ़ा दिया है, इसका जो मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया है। अब ये टेम्परेचर बढ़ाने से होता क्या है, अगर मैंने इसका तापमान बढ़ा दिया है तो होता क्या कि सारे जो एटम्स अभी वाइब्रेट होने लगे, अगर ये वाइब्रेट होने लगे, अगर ये सारे एटम्स वाइब्रेट होने लगे हैं तो वो वाइब्रेशन से होता क्या है कि पहले तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को डिस्टर्ब हो रहा है, तब ये खुद वाइब्रेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में और भी ज्यादा दिक्कत होने वाली है ना, समझ में आ रही बात। अब तो ये बन गया अपना टेम्परेचर, ओके, ये होता है टेम्परेचर, ओके, ऐसा होता है, ओके। तो ये मेटल के अंदर, है ना, मेटल्स के अंदर अगर तापमान बढ़ाते हो, मेटल्स के अंदर तापमान बढ़ाते हो, है ना, अगर मेटल्स के अंदर तापमान को बढ़ाते हो, मेटल्स के अंदर तापमान को बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस भी क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। अगर तापमान बढ़ाते हो तो क्या होने वाला है, रेजिस्टेंस बढ़ने वाला है,
उसके बाद में फॉर सेमी कंडक्टर्स, अगर मैं सेमी कंडक्टर्स की बात करता हूँ तो वहाँ पे क्या होता है कि तापमान बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है। सेमी कंडक्टर में उल्टा है, मेटल में कैसा होता है तापमान बढ़ाया रेजिस्टेंस बढ़ गया, लेकिन सेमी कंडक्टर में होता है क्या तापमान बढ़ा रेजिस्टेंस कम हो गया। उसके बाद में देखो एग्जाम्पल देखो कॉपर वायर सिलिकॉन जर्मेनियम, है ना। तो ये सारी चीज़ें मतलब ये इसके ऊपर तापमान का फर्क पड़ता है ना। मतलब ये मेटल्स है ये सारे, है ना। मतलब देखो सिलिकॉन जर्मेनियम थोड़ा सा ये सेमीकंडक्टर में आते हैं, उसको यूज किया जाता है, लेकिन कॉपर वायर अपना प्योर मेटल है। चलो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं कंडक्टिविटी एंड टेम्परेचर इफेक्ट। ओके ये तो अपना हो गया शायद 2 बार। हाँ ठीक, अरे यार ये क्या हो गया, थोड़ा सा गलती हो गई मेरे से। हाँ है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, अभी हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर के बारे में। ठीक है, एक मिनट मैं इसको चेक करता हूँ, ये कोई बात नहीं। अभी हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में। तो यहाँ पर देखो कि अगर हम सीरीज का ना, मतलब देखो हम रेजिस्टर ले लें, है ना, रेजिस्टर्स, तो उसका अगर मैं ये करता हूँ, उसको मैं सीरीज उसके लगाता हूँ तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है ना। देखो कैसा होता है, ये देखो यहाँ पर कंसेप्ट ऐसा है कि मान लीजिए ये यहाँ पर हमने एक बल्ब लगाया, है ना, यहाँ पर हमने एक बल्ब लगाया, फिर हमने यहाँ पर एक बल्ब लगाया, और फिर हमने यहाँ पर एक बल्ब लगाया। ऐसे हमने तीनों बल्ब लगाए। ओके तो इसको मैं देखता हूँ, यहाँ पे ये पहला वाला रेजिस्टेंस है, ये दूसरा वाला रेजिस्टेंस है, ये तीसरा वाला रेजिस्टेंस है। मतलब जो बल्ब है उसको मैं रेजिस्टेंस के तौर पर देख रहा हूँ। तो होता क्या है देखो, यहाँ पे जब सीरीज में क्या होता है देखो जरा, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टर R1 है, यहाँ पर रेजिस्टर R2 है, यहाँ पर रेजिस्टर R3 है, ऐसी 3 बातें हैं। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये देखो ये अपनी है लगाई हुई बैटरी, तो हमने यहाँ पर बैटरी लगा दी है, यहाँ पर हमने बैटरी लगा दी। ओके यहाँ पर हमने बैटरी लगा दी। ओके तो विषय ऐसा है भाई, विषय ऐसा है कि इस प्रकार से बैटरी है, तो ये करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है ना, यहाँ पे ऐसा करंट फ्लो हो रहा है, इस प्रकार से यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है। ओके तो होता क्या है कि जब रेजिस्टर को हम सीरीज में लगाते हैं तो पूरा जो करंट होता है, मतलब करंट की अगर हम बात करें तो करंट, जितना करंट यहाँ पर से निकल रहा है, जितना करंट यहाँ से निकल रहा है वो सारा का सारा करंट तीनों रेजिस्टर के अंदर से पास होता है। जितना यहाँ पर करंट निकलता है वो सारा का सारा करंट R1 R2 R3 के अंदर से पास होता है। समझ रहे हो? तो ये करंट सब कुछ पास होता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि इसके अंदर से कम करंट पास हुआ, इसके अंदर से ज़्यादा करंट पास हुआ, इसके अंदर से कम करंट पास हुआ, ऐसा नहीं होता कि सबके अंदर से सेम ही करंट पास होता है, सबके अंदर से सेम ही करंट पास होता है। अब यहाँ पर विषय ऐसा है कि करंट सेम है ना, तीनों के अंदर से करंट जो है वो सेम है, लेकिन वोल्टेज तीनों का अलग अलग होता है। तीनों के ऊपर जो वोल्टेज लगाया गया है दैट वोल्टेज इज डिफरेंट। मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, ओके देखो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो डिफरेंट है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो डिफरेंट है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो डिफरेंट है। मतलब यहाँ पर देखो V1 V2 एंड V3 ये तीनों क्या है, अलग अलग। ओके मतलब अगर टोटल वोल्टेज में निकालने की कोशिश करूँ, अगर मैं टोटल वोल्टेज निकालने की कोशिश करूँगा, मैं टोटल वोल्टेज निकालने की कोशिश करता हूँ तो मुझे यहाँ पर V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐड करना पड़ेगा। ओके अब आप देख सकते हैं कि वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है दैट फॉर्मूला इज, है ना, IR1। अब आप बोलोगे सर हमने I लिखा और R का 1 लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि तीनों के अंदर से सेम ही करंट फ्लो हो रहा है, मतलब I जो है वो सेम ही रहने वाला है, I जो है वो सेम ही रहने वाला है। तो IR1 बनेगा, V2 की वैल्यू अगर मैं करता हूँ यहाँ पे तो ये IR2 बनने वाला है, फिर यहाँ पे IR3 बनने वाला है। ऐसे तीनों IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 बनने वाला है। और यहाँ पर देखो टोटल, मतलब यहाँ पे है ना जो टोटल एडिशन उसकी होने वाली, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ RS, मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज की बात करता हूँ मैं। RS मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो IRS इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 ऐसा ये बनने वाला है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी इसको देखते हैं। अभी हम इसको देखते हैं कि जो यहाँ पर लिखता हूँ मैं IRS इज इक्वल टू, है ना, IRS इज इक्वल टू, तो I यहाँ पर बनने वाला है, फिर यहाँ पर R1 बनने वाला है, फिर यहाँ पर R2 बनने वाला है, फिर यहाँ पर R3 बनने वाला है, ऐसा बनने वाला है यहाँ पे। और फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, I को कैंसिल करते हैं दोनों तरफ से, हम यहाँ पर I को कैंसिल करते हैं दोनों तरफ से। तो यहाँ पर हम देखेंगे भाई कि जो RS है इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसा बनने वाला है, R1 प्लस R2 प्लस R3 बनने वाला है। तो ये बनेगा आपका RS, है ना। मान लीजिए कि हमने ऐसा लगाया यहाँ पर, है ना, इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टर्स, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज, है ना, ये क्या है अपना
रेजिस्टेंस इन सीरीज है ये क्या है, रेजिस्टेंस इन सीरीज, ये क्या है, रेजिस्टेंस इन सीरीज है। ओके, रेजिस्टेंस इन सीरीज यहाँ पर है। उसके बाद में देखो अभी हम देखते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस है ना इन पैरेलल, या फिर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ और भी, जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं कोई भी और, है ना। तो हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं भाई, एक मिनट, जस्ट मैं पानी भी लेता हूँ, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। कि मान लीजिए हमने क्या किया, हमारे पास 3 डिवाइसेस हैं, मतलब हमारे पास 3 बल्ब है। जो पहला बल्ब है तो वो 2 ओहम का है, दूसरा बल्ब जो है वो 3 ओहम का है, चौथा बल्ब जो है वो 4 ओहम का है। तो हमने क्या किया, तीनों बल्ब को साथ में लगाया, मतलब यहाँ पर देखो ये पहला बल्ब मैंने लगाया, फिर यहाँ पर मैंने दूसरा बल्ब लगाया, फिर यहाँ पर मैंने तीसरा बल्ब लगाया, ऐसे मैंने 3 बल्ब लगाए। और ये तीनों जो बल्ब है भाई, तो यहाँ पर मैंने लगाई है बैटरी, यहाँ पर मैंने लगाई है बैटरी लगाई है। तो अगर मैं तीनों को मैंने सीरीज में लगाया है, तो अगर मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ, है ना, तीनों को अगर मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पे, है ना, ये अपना पॉजिटिव चार्ज, ये अपना नेगेटिव चार्ज, तो अगर मैं करंट यहाँ पर देखना चाहता हूँ, है ना, तो यहाँ पर अगर मैं सीरीज में रेजिस्टेंस निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या बनने वाली है, देखो जरा, कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ RS, है ना, RS मतलब टोटल मुझे रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो पहले का करना कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल, मतलब यहाँ पर 2 बनेगा, 2 ओहम, पहले वाले का रेजिस्टेंस कितना है वो देखो, दूसरे वाले का रेजिस्टेंस कितना है वो देखो, तीसरे वाले का रेजिस्टेंस कितना है वो देखो, तीनों लिखो R1 + R2 + R3, और फिर यहाँ पे 2 आएगा प्लस 3 आएगा फिर 4 आएगा, तो बनेगा 6, है ना, मतलब कितना 9, है ना, ये 9 बनने वाले। तो ये इस प्रकार से सीरीज में रेजिस्टेंस हम निकालते हैं, इस प्रकार से हम सीरीज में रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। तो सीरीज वाला जो रेजिस्टेंस है, तो सीरीज वाला जो रेजिस्टेंस है वो कितना बनेगा, 9 ओहम बनने वाला, जो सीरीज वाला रेजिस्टेंस है वो 9 ओहम बनने वाला है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। सीरीज वाला जो रेजिस्टेंस है वो 9 ओहम का रेजिस्टेंस आपका बनने वाला है। ठीक है बेटा, ठीक है, चलिए उसके बाद में देखो अभी हम पैरेलल की बात करते हैं। भैया पैरेलल में किस प्रकार से यहाँ पर कंडीशन होने वाली है ना, सीरीज इन पैरेलल। ओके, तो यहाँ पर होता क्या है, देखो पहले वाले में हमने क्या देखा था, पहले वाले में मतलब सीरीज, अगर मैं सीरीज की बात करता हूँ तो वहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। अगर मैं सीरीज की बात करता हूँ तो वहाँ पे क्या रहता है, वहाँ पर वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। सीरीज की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे क्या रहता है, वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, वोल्टेज, समझ रहे हो, तो वहाँ पर वोल्टेज कांस्टेंट रहता है सीरीज में। और अगर मैं पैरेलल है ना, मतलब यहाँ पर वोल्टेज कांस्टेंट है, मतलब सॉरी सीरीज की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे करंट कांस्टेंट है, सॉरी करंट कांस्टेंट है। ओके, अगर मैं सीरीज की बात कर रहा हूँ तो सीरीज में क्या होता है, करंट जो है आपका वो कांस्टेंट है, जो आपका करंट है, तो करंट कैसा है आपका कांस्टेंट सीरीज में। और जो आपका मतलब तीनों में करंट कांस्टेंट है, लेकिन जो आपका वोल्टेज है वो सबके एडिशन आपको करनी पड़ेगी, V1 + V2 + V3 आपको करना पड़ेगा सीरीज में। ओके, लेकिन अगर पैरेलल की मैं बात करता हूँ, अगर मैं पैरेलल की बात करता हूँ ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करता हूँ, ओके एक मिनट, अगर मैं पैरेलल की बात करता हूँ तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है लेकिन करंट बदल जाता है। पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है लेकिन करंट बदल जाता है, ठीक है, करंट बदल जाता है। देखो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे, ओके देखो, ओके देखो इस प्रकार से ये अपनी बैटरी है, इस प्रकार से ये मैं यहाँ से बात करना चाहता हूँ। ओके ओके, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ओके इस प्रकार से, है ना। तो देखो होता क्या है इसके अंदर, ओके है ना, इस प्रकार से। तो ये तीनों हमने रेजिस्टर लगाए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। हमने क्या किया, तीनों ही रेजिस्टर लगाए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, है ना, R1 R2 R3 हमने तीनों ही रेजिस्टर लगाए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। हमने यहाँ पर R1 लिया, यहाँ पे हमने R2 लिया, यहाँ पे हमने R3 लिया, ऐसे हमने तीनों ही हमने रेजिस्टर लगाए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ओके, हमने तीनों ही रेजिस्टर लगाए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, हमने तीनों ही रेजिस्टर लगाए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ओके, ऐसा होता। तो बड़ा बात ऐसी है
कि हमने यहाँ पर R1 लिया है, यहाँ पर R2 R3 ना ऐसा लिया। अब इसमें होता क्या है कि जैसे करंट निकलता है, मान लो यहाँ से करंट निकल रहा है, यहाँ पे करंट निकल रहा है, तो यह जो करंट है वो 3 पार्ट में डिवाइड होने वाला है। मतलब ये I1 बनेगा, फिर ये I2 बनेगा और फिर ये I3 बनने वाला है। ऐसे तीनों पार्ट में डिवाइड होने वाला है, I1 I2 I3 ऐसा 3 पार्ट में डिवाइड होने वाला है। ओके, लेकिन इसमें होता क्या है, करंट तो डिवाइड हो गया लेकिन वोल्टेज सेम रहता है, वोल्टेज सेम रहता है यहाँ पे, है ना। मतलब अगर मैं, है ना, करंट मतलब जो टोटल करंट है दैट विल, जो टोटल करंट है दैट करंट बिकम्स I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना, I1 प्लस I2 प्लस I3 ऐसा ये बनने वाला है। तो विषय ऐसा है भाई कि है ना, देखो, है ना, मतलब ओहम्स लॉ, तो ओहम्स लॉ क्या कहता है हमें, है ना, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ये कहता है। तो I का मतलब क्या होता है, V बाय आर ऐसा होता है। I का मतलब क्या होता है, V बाय आर ऐसा होता है ना। देखो यहाँ पर हम क्या करते हो, I1 की मैं बात करता हूँ तो I1 का मतलब बनेगा कि V अपॉन R1, क्या बनेगा V अपॉन R2, और ये बनेगा V अपॉन R3 ऐसा बनने वाला है। और यहाँ पर बनेगा I, यहाँ पर बनेगा I। तो I इज इक्वल टू, है ना, मतलब ये भी, मतलब इसको भी हम V बाय आर के फॉर्म में भी लिखेंगे, इसको भी हम V बाय आर के फॉर्म में लिखने वाले हैं, V बाय आर इज इक्वल टू, और ये जो रहेगा ये रेजिस्टेंस में पैरेलल रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि V जो है कॉमन निकल जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, V कॉमन निकला कैंसिल हो गया, V कॉमन निकला कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा 1 अपॉन आर एल इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, यहाँ पे 1 अपॉन R2 और फिर यहाँ पे 1 अपॉन R3 ऐसा ये बन रहा है। ओके, 1 बाय आर एल इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 ऐसा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में R का अरेंजमेंट बनने वाला है। मतलब यहाँ पर होता कैसा है कि रेजिस्टेंस, है ना, हाँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन, बेसिकली यहाँ पे रेजिस्टेंस इन पैरेलल चाहिए, या फिर इसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे, थोड़ा सिंपल रहेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो बाद में यहाँ पर क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये बन गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहाँ पर क्या बनेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन 1 बाय आर एल इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 ऐसा ही बनने वाला है ना। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता कैसा है कि मान लिया हमने पास में 3 रेजिस्टर हैं, है ना, मतलब ये हमने लिया पैरेलल कॉम्बिनेशन, हमने लिया पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना, हमने क्या लिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन लिया हमने। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ओके पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है उसको हमने बोला 2 ओहम, इसको हमने बोला 3 ओहम और इसको बोलने वाला 4 ओहम, ऐसा हमने बोला है, यहाँ पर 3 ओहम ऐसा बोला है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन मुझे क्या करना है, 1 अपॉन रेजिस्टेंस इन पैरेलल, है ना, आर एल, है ना, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1 अपॉन R1, यहाँ पर लिखता हूँ मैं 1 अपॉन R2 और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 अपॉन R3, ऐसा मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 ऐसा मैं इसको लिखता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नेट रेजिस्टेंस बन रहा है वो देखते कितना है, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस देखो कितना बन रहा है ना। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 अपॉन 2, फिर मैं लिखता हूँ 1 अपॉन 3 और फिर मैं लिखता हूँ 1 अपॉन 4 ऐसा, है ना। मतलब देखो 4 3 12, इसको एलसीएम लेते हैं ना, 12 आणि 2, मतलब 12 ही बनेगा, 12 ही बनने वाला है। समझ में आ रहा, 3 12 जाते 12 बेशक 12, एलसीएम बन गया 12। तो 12 को यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से, मतलब यहाँ पर 6 बनने वाला है, फिर ये 12 मतलब 4 बनने वाला है और यहाँ पर 3 बनने वाला है ना। 7 4 10 आणि 3 13, 13/12, है ना। तो ये बन गया 1 बाय आर एल, मतलब रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन,
है ना, सीरीज एंड पैरेलल। तो यहाँ पर मैं इसको उल्टा करता हूँ ना, कि मुझे आर एल की वैल्यू चाहिए, मुझे आर एल की वैल्यू चाहिए, तो मुझे मिलेगा 12/13, 12/13 मुझे मिलने वाला है ना, 12/13 मुझे मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम मतलब इसकी जो भी वैल्यू आएगी, मतलब 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आने वाली। तो देखो ना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था कि रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस है तो वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी कम होने वाला है। देखो सीरीज में कैसा था कि 2, 3 और 4 हमने लगाए तो वो सबके एडिशन हो गए, मतलब टोटल जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ चुका है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हुआ, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हुआ भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास में 3, 4 है ना, 2, 3, 4 ऐसे 3 हमारे पास रेजिस्टर्स थे। तो ये सारे जो रेजिस्टर्स है इनका हमने जब इफेक्ट निकाला 1/RL, तो ये 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 हमने निकाला, तो ये 1/2 + 1/3 + 1/4 हमने किया है। तो ये जो बन चुका है ना, तो ये जो बन चुका है भाई, तो ये इसका जो नेट रेजिस्टेंस बन रहा है ये इंडिविजुअल मतलब सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी कम रेजिस्टेंस है इसका, सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी इसका कम रेजिस्टेंस है। समझ रहे हो, ऐसा होता है, मतलब ये फायदा होता है इसका, मतलब ये करंट के फ्लो होने को बहुत फायदा होता है, इजीली करंट फ्लो हो जाता है। तो अपने घर में जो भी कॉम्बिनेशन किया जाता है तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, अपने घर में किया जाता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते क्या बोला है, ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज बाय सोर्स है ना। देखो होता क्या है कि होता क्या, देखो ये अपनी बैटरी है। मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों को कि जैसे आपके घर में आपकी मम्मी होती है और मम्मी बिल्कुल सबके लिए टिफिन बनाती है, सबके लिए खाना बनाती है ना, है ना, समझ में आ रहा है। देखो मतलब ये बैटरी है, मतलब यहाँ पर जो भी हमने लोड वगैरह लगा हुआ है और फिर ये अपना पूरा सर्किट बन चुका है। तो यहाँ पर देखो यहाँ से करंट फ्लो होने वाला है, यहाँ से जो करंट फ्लो होने वाला है, इधर से करंट फ्लो होने वाला है, करंट फ्लो होगा फ्लो होगा फ्लो होगा और फिर करंट फ्लो होगा, तो फिर ये करंट बैटरी के अंदर चला जाएगा। समझ में आ रहा है। तो होता ये है भाई कि करंट बैटरी जो होती है वो एनर्जी खर्च करती है हर चार्ज के पीछे, है ना। मान लीजिए कि 100 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है कंडक्टर के अंदर से, लेकिन बैटरी हर एक कूलम चार्ज को एनर्जी देती है। समझ रहे हो, हर एक कूलम चार्ज के ऊपर बैटरी खर्च करती है एनर्जी ताकि वो पूरे सर्किट में घूमे। ओके, तो यही होता है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यही होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, यही होता है आपका वोल्टेज कि बैटरी ने एक चार्ज के ऊपर कितना काम किया, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट इज वोल्टेज, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। एनर्जी यूज है ना, देखो देखो पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी यूज पर यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट्स के बीच में अगर मुझे भेजना है ना, मतलब अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है, मैं आपको समझाता हूँ कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इसमें क्या डिफरेंस होता है ना। मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर देखो ईएमएफ है ना, हमने बोल दिया एनर्जी यूज पर यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट, मतलब वायर है ना, देखो ये पॉइंट हुआ एक, मतलब इसको मैं बोलता हूँ एक पॉइंट, इसको मैं बोलता हूँ ए, इसको मैं एक पॉइंट बोलता हूँ, इसको मैं ए बोलता हूँ, इसको मैं पॉइंट बोलता हूँ, इसको मैं बी बोलता हूँ। तो ये ए और बी है, तो ए और बी अगर है तो ए और बी के बीच में चार्ज को भेजने के लिए बैटरी को कितना वर्क करना पड़ा पर यूनिट चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना, या फिर वो पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसा है। तो ओके, जो ईएमएफ होता है कि प्रोड्यूस बाय सोर्स मेजर विदाउट लोड यूजुअली ग्रेटर, है ना, across components measure with load usually smaller, है ना। देखो ये कैसा होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है आपको मैं समझाता हूँ। हाँ चलिए इसको मैं समझाता हूँ आपको कि इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है। ओके चलिए, हाँ यहाँ पर रहते ना हम, तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे देखो होता ये है, ओके ऐसी बात होती। तो बेटा बैटरी है, तो होता ये है भाई कि देखो चार्ज को, मतलब चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने के लिए वो तो वर्क डन करना पड़ता ही है, चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने के लिए अपने को वर्क डन करना पड़ता ही है, लेकिन चार्ज को बैटरी के अंदर से फ्लो करवाने के लिए भी वर्क डन करना पड़ता है ना। तो हमें पता है कि वोल्टेज, वोल्टेज का मतलब होता है I × R,
ओके, वोल्टेज का मतलब क्या होता है? वोल्टेज का मतलब होता है आई इंटू आर, आई इंटू आर ना, वोल्टेज का मतलब होता है आई इंटू आर, वोल्टेज का मतलब होता है आई इंटू आर, है ना। तो ये वोल्टेज है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये पूरे बाहर का है, ये आउटर सर्किट का रेजिस्टेंस है। लेकिन ये एक अंदर भी एक वोल्टेज तैयार होता है जो चार्ज को फिर से भेजता है बैटरी के अंदर, है ना, बैटरी के अंदर भी ट्रैवल करवाता है वो चार्ज को, तो वो बन जाता है आपका इंटरनल चार्ज। तो ये बन जाता है आई और छोटा आर, है। तो मतलब ये मान लीजिए कि इंटरनल मतलब ये जो है ये आउटर है ना, मतलब ये जो वोल्टेज है तो इसको मैं आउटर बोलता हूँ, मतलब ये आउटर वोल्टेज हो गया अपना, तो ये आई इंटू आर हो चुका है। और ये जो है वो इनर वोल्टेज है आपका, जो बैटरी के अंदर चार्ज को फ्लो करवाता है, दैट इज आई इंटू आर बन जाता है। तो टोटल जो वोल्टेज है तो बन जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई, तो दैट इज, है ना, ई की वैल्यू क्या बन जाती है, यहाँ पर बन जाता है आई आर और यहाँ पर बनता है आई इंटू स्मॉल आर, तो ये आई आर प्लस आर, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऐसा वोल्टेज है कि जो आउटर के पार्ट में वोल्टेज वो भी दिखा रहा है, जो इनर पार्ट है वोल्टेज वो भी दिखा रहा है। समझ में आ रहा है? आई आर और आई आर, है ना, समझ में आ रहा है? तो ये छोटा आर जो बैटरी के अंदर रेजिस्टेंस है वो, और बड़ा आर मतलब बाहर का जो रेजिस्टेंस है वो। ओके, ऐसी बातें यहाँ पर हो रही है। क्लियर है बात? आई इन ब्रैकेट आर प्लस आर, है ना, ऐसा होता है। तो यहां पर देखो इंटरनल रेजिस्टेंस की बात की गई है, मतलब वही जो आपको मैंने बोला था, इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, तो यहां पे देखो, है ना, तो इसको मतलब देखो, इसको थोड़ा सा E इज इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना, देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब क्या बनेगा, V प्लस आई आर बनने वाला है, V प्लस आई आर बनने वाला है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू V प्लस आई आर बनने वाला है। उसके बाद में विषय ऐसा है, हाँ मतलब अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मुझे अगर आई आर की बात करनी है, मुझे सिर्फ V की बात करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, E माइनस आई आर, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ V, है ना, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, E लिखता हूँ माइनस यहाँ पर आई आर करता हूँ, यहाँ पर मैं V लिखता हूँ। ओके, इस प्रकार से E माइनस आई आर इज इक्वल टू V, ऐसा होता है ना, ये होता है, ये होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब बैटरी के अंदर से भी चार्ज अगर फ्लो हो रहा है तो वहां पर भी अपने को रेजिस्टेंस, वहां पे भी करंट को फ्लो करवाने के लिए अपने को थोड़ी सी दिक्कत जाती है, वहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो चार्ज को फ्लो होने में थोड़ी दिक्कत तैयार करता है वहां पे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ऐसी बात होती है। चलो, हो गया भाई सब कुछ अभी अपना। अभी इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। तो वर्क मतलब देखो, वर्क एंड एनर्जी एक ही चीज है ना, वर्क एंड एनर्जी क्या है, एक ही चीज है ना। वर्क मैंने आपको बोला था ना, वर्क डन, एनर्जी कंज्यूम बाय इलेक्ट्रिक अप्लायंस दैट वी कॉल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैंने आपको बोला था ना, वोल्टेज, वोल्टेज मतलब होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज का मतलब होता है आई इंटू टी, चार्ज का फॉर्मूला होता है आई इंटू टी। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू टी होता है, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू टी होता है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, तो V की वैल्यू क्या बनेगी, W अपॉन आई टी, ये वैल्यू बनने वाली, W अपॉन आई टी बनने वाली है वैल्यू। तो मतलब वर्क की वैल्यू क्या बनने वाली, वर्क की वैल्यू बनने वाली है आई, वर्क की वैल्यू क्या बनने वाली है, वर्क इज इक्वल टू V आई टी बनने वाला है, वर्क की वैल्यू क्या बनने वाली है, V आई टी बनने वाली। ये होती है आपकी वर्क की वैल्यू। ओके, V आई टी बनने वाली इस प्रकार से, समझ रहे हो। तो यही होता है, जो वर्क डन होता है वही इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना। इलेक्ट्रिक पावर, पावर इज इक्वल टू क्या है, वोल्टेज इनटू करंट। पावर मतलब क्या, वोल्टेज इनटू करंट। पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, है ना। पावर वोल्टेज इनटू करंट, तो P का मतलब वही, इसको थोड़ा मॉडिफाई किया है कि V का वैल्यू रखा आई आर, तो ये आई स्क्वायर आर बन गया। P का दूसरा फॉर्मूला V स्क्वायर बाय आर बना, है ना, वैट, इस प्रकार से। चल, है ना। अभी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो अगर कंटिन्यूसली करंट पास हो रहा है कंडक्टर के अंदर से, तो डेफिनेटली वहां पे हीट तैयार होने वाली है, बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली थ्रू द कंडक्टर।
तो यहाँ पर देखो हीट की वैल्यू क्या है, आई स्क्वायर आर टी, क्या है हीट की वैल्यू है आई स्क्वायर आर टी। ओके, जूल्स लॉ, ये जो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इसको बोला जाता है, ये आपने 10th में पढ़ा है, आई स्क्वायर आर टी ये फॉर्मूला है अपना हीट का, ठीक है। चलो तो बहुत एक फॉर्मूले रिवाइज कर देते हैं, और सारे फॉर्मूले एक बार देख लेते हैं कि न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू आई आर। रेजिस्टेंस क्या बोलता है, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ई। उसके बाद में करंट इलेक्ट्रिसिटी J इज इक्वल टू आई अपॉन ई, है ना, करंट डेंसिटी आई अपॉन ई, है ना, रेजिस्टेंस R इक्वल रो एल अपॉन ई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी V इज इक्वल टू आई अपॉन एन ए इंटू ई, और पावर मतलब V इंटू आई। ओके ओके, अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम क्वेश्चन देखें, मतलब जो भी आपकी यूनिट टेस्ट वगैरह होती है उसमें अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है डिफाइन करो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है डिफाइन करो, ओके, ओहम्स लॉ को एक्सप्लेन करो, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, डिस्टिंग्विश बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। ईएमएफ थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है जिसके अंदर बाहर का वोल्टेज और अंदर का वोल्टेज दोनों को कैलकुलेट किया जाता है, और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ओनली बाहर का वोल्टेज, है ना। एक्सप्लेन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। उसके बाद में डिफाइन करंट डेंसिटी आई अपॉन ए हमने बोला था, है ना, करंट अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना, करंट अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज करंट डेंसिटी J। उसके बाद देखो यहाँ पे डिफाइन करंट डेंसिटी, एक्सप्लेन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो ये सारी बात, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, सारे बेसिक कंसेप्ट हमने यहाँ पर ले लिए हैं, किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके बाद डेफिनेटली वीडियो बनाएंगे, उसका सोल्यूशन हम लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।